तो लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट स्टार्ट किया था यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर, तो आज कंटिन्यू करेंगे उसे। तो हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट आर यूनिट? यूनिट आर दी सेट स्टैंडर्ड of a physical quantity in whose multiples we can express the value of given physical quantity। तो लास्ट लेक्चर में हम ने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपने 10th क्लास तक पढ़ी भी हैं अभी तक। तो कल एग्जाम्पल भी ले रहे थे हम, जैसे मास है, लेंथ है, फोर्स है, एनर्जी है, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होता है, दो वर्ड्स हैं, इन दो वर्ड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कभी कभी स्टूडेंट्स को। तो जरा इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। सबसे पहले जो दो वर्ड्स हैं वो हैं फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा वर्ड है फिजिकल फिनोमिना। ये दो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल फिनोमिना। इन दो में बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स को कोई वर्ड होता वो फिजिकल फिनोमिना है, लेकिन लगता वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे इसमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो है ग्रेविटी को लेके। तो व्हाट इज फिजिकल फिनोमिना? फिनोमिना वर्ड का मतलब, अगर मीनिंग हम समझने की कोशिश करें, तो फिनोमिना वर्ड का मतलब है नेचर में अकर होने वाली कोई एक्ट, नेचर में अकर होने वाली कोई इवेंट, इवेंट अकरिंग इन नेचर। फिनोमिना इज, फिजिकल फिनोमिना इज इवेंट अकरिंग इन नेचर। And physical quantities are the tools with which we will try to understand given physical phenomena। फिजिकल फिनोमिना को समझने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे उस टूल का नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे जो कॉमन मिसकंसेप्शन है इन दोनों को लेके, फिजिकल फिनोमिना और फिजिकल क्वांटिटी को लेके, वो है एक वर्ड जो आप बचपन से शायद 8, 9, 7, 8 में सुना होगा, ग्रेविटी। तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटी को। जी की वैल्यू कितनी बोलते हैं हम? करीब करीब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुना है ये आपने? स्मॉल जी सीखेंगे इसके बारे में हम जब अगला चैप्टर आएगा एनएलएम। तो लेकिन जी का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जी है क्या? जी एक फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल फिनोमिना है? क्वांटिटी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस होती है विद द हेल्प ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट। और आप जब जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि आप एक नंबर और एक यूनिट की मदद से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। यू आर एक्सप्रेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट। समझे क्या? तो स्मॉल जी जो आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, स्मॉल जी का नाम क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका नाम ग्रेविटी नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन करते हैं, स्मॉल जी को बार बार ग्रेविटी बोलते रहते हैं। स्मॉल जी इज नॉट ग्रेविटी। एक्चुअली ग्रेविटी इज अ
फिजिकल फिनोमिना, ग्रेविटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, केवल ग्रेविटी वर्ड आप बोल रहे हैं तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं ले रहे हैं। केवल ग्रेविटी वर्ड आप बोल रहे हैं तो आप एक फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वहीं ये जो स्मॉल जी है इसका पूरा नाम क्या बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जैसे दो और वर्ड में कंफ्यूजन होता है, सुना है आपने दोनों वर्ड, इसलिए बता रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, दोनों वर्ड सुना है आपने, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बताइए इन दोनों में से कौन सा वर्ड फिजिकल फिनोमिना है और कौन सा वर्ड फिजिकल क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिकल फिनोमिना है, वो नेचर में होने वाली एक एक्ट है, नेचर में होने वाली एक घटना है। वहीं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? एक फिजिकल क्वांटिटी, समझे? इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। और कुछ वर्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को लगता है सुने हुए हैं वो वर्ड आपने। अगला वर्ड है मैग्नेटिज्म, सुना है ये वर्ड? मैग्नेटिज्म क्या है बेटा? एक फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल फिनोमिना है? क्या लग रहा है आपको? कैसे कैसे पता लगाएंगे, कैसे कंफ्यूजन को अवॉइड करेंगे कि ये गिवन वर्ड फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल फिनोमिना है? सिंपल सी टेक्निक है, उस वर्ड के साथ आप नंबर जोड़िए। अगर वो सेंस बनाता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो सेंस नहीं बनाता है तो वो फिजिकल फिनोमिना है। जैसे क्या ये बोलना सही है उस ऑब्जेक्ट में 100 ग्रेविटी है, या उस ऑब्जेक्ट में 20 इलेक्ट्रिसिटी है, वहीं उस ऑब्जेक्ट में 20 इलेक्ट्रिक करंट है? ये ठीक लग रहा है या 20 इलेक्ट्रिसिटी? 20 इलेक्ट्रिक करंट या 20 इलेक्ट्रिसिटी? तो व्हेन द नंबर कैन बी एसोसिएटेड विद द वर्ड, then that word is physical quantity. When number cannot be associated, then it is phenomena. Confusion avoid करने के लिए बता रहा हूं। तो मैग्नेटिज्म क्या है बेटा? एक फिनोमिना है या क्वांटिटी है? फिनोमिना है। वहीं मैग्नेटिक फोर्स क्वांटिटी, समझ रहे हैं? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? कंफ्यूजन क्लियर होगा ये दोनों वर्ड्स में, फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल फिनोमिना में? तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उस वर्ड को, तो वो वर्ड क्वांटिटी है। नंबर एसोसिएट करके सेंस नहीं बना रहा है तो वर्ड फिनोमिना है। ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया फिजिकल क्वांटिटीज को साइंटिस्ट के द्वारा, बेस्ड ऑन यूनिट्स। अब हुआ क्या कि एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स पॉसिबल है, बिकॉज यूनिट इज द सेट स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड अलग अलग जगह अलग अलग सेट किया जा सकता है, तो सिंगल फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव मल्टीपल यूनिट्स। जैसे लेंथ की यूनिट्स की अगर हम बात करें तो मीटर एक यूनिट है, इंचेस भी एक यूनिट है, माइल्स भी यूनिट है, यार्ड भी यूनिट है। मास की बात करें तो
मास की बात करें तो किलोग्राम अगर यूनिट है, ग्राम यूनिट है, तो पाउंड भी एक यूनिट है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट सेट की जा सकती हैं। तो इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही थी वो हो रही थी साइंटिफिक कम्युनिकेशन में। जैसे रशिया में कोई यूनिट्स यूज की जा रही है, वहीं यूएस में अलग सेट ऑफ यूनिट्स यूज की जा रही है। तो रशिया वाला साइंटिस्ट कोई पेपर लिखेगा, साइंटिफिक पेपर लिखेगा, उसमें अपनी यूनिट्स को यूज करेगा, वो रशियन यूनिट्स को यूज करेगा। फिर कोई यूएस वाला उस पेपर को पढ़ेगा, तो उसको अच्छे से समझने के लिए उसको रशियन यूनिट्स की आदत तो है नहीं, उसको अमेरिकन यूनिट्स की आदत है। तो उसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उस रशियन यूनिट्स को अमेरिकन यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यूज चेंज होंगी उस वजह से। तो इस की वजह से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही थी वो आ रही थी साइंटिफिक कम्युनिकेशन में। तो इससे बचने के लिए 1932 में एक मीटिंग हुई, उससे पहले भी मीटिंग्स हो रही थी, बट 1932 में डिसाइड किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के जो रिनाउंड साइंटिस्ट थे उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि बाकी दुनिया वाले कोई भी कुछ भी यूज करे, हम आपस में साइंटिस्ट आपस में सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करेंगे। तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट को नाम दिया गया एसआई, शॉर्ट फॉर्म है एसआई, फुल फॉर्म एसआई का है सिस्टम डे इंटरनेशनल। ये डे जो वर्ड है बीच में डीई, सिस्टम डे इंटरनेशनल, क्योंकि फ्रांस में वो मीटिंग हुई थी पेरिस में, तो फ्रेंच में नाम रखा गया उसका सिस्टम डे इंटरनेशनल, जिसका इंग्लिश में कन्वर्जन होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसी मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की गई, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की गई, और इसके अलावा बाकी सब जो हैं उन सबको क्या बोल दिया गया, डिराइव। ऑल अदर्स other than these 9 physical quantities were called, उनको क्या बोल दिया गया बेटा, derived physical quantity। तो कौन सी हैं ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जरा देखना शुरू करें, जो उस मीटिंग में सेट किया गया और फिर उसके बाद आगे बाकी मीटिंग्स में और उसको डिफाइन किया गया। तो उससे पहले ये देख लेते हैं मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी स्टूडेंट्स को, तो इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि मैग्नीट्यूड वर्ड जो है वो केवल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात कर रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट की, किसी गिवन ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 मीटर, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 मीटर। अब इसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को अगर मैं सेंटीमीटर्स में लिखना चाहूं, आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 500। तो इसी को मैं लिख सकता हूं 500 सेंटीमीटर। अब जो नंबर है वो बड़ा हो गया, नंबर जो है वो बड़ा हो गया, तो क्या मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, क्या इस लेंथ का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, नहीं। मैग्नीट्यूड इज ओनली नॉट द नंबर, नंबर और यूनिट मिलके एक साथ क्या बनाएंगे, मैग्नीट्यूड। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि मैग्नीट्यूड का मतलब केवल नंबर है, केवल नंबर नहीं है मैग्नीट्यूड का मतलब। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, magnitude of the physical quantity is not only number, magnitude of physical quantity is number with unit, दोनों मिलके मैग्नीट्यूड बनाएंगे। दिस इज मैग्नीट्यूड,
दिस इज मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं? नंबर एंड यूनिट, नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं यूनिट चेंज करता हूं तो उसके साथ एसोसिएटेड नंबर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या चेंज नहीं करेगा? मैग्नीट्यूड। व्हेन यूनिट कन्वर्जन इज डन, magnitude of physical quantity will not change. However, number associated will change. तो क्या केवल नंबर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा फिजिकल क्वांटिटी के? नहीं। यही अंतर है मैथ्स और फिजिक्स में। मैथ्स में हम केवल नंबर्स में डील कर रहे होते हैं, यूनिट्स में डील नहीं कर रहे होते हैं। बट फिजिक्स में हमको नंबर के साथ साथ यूनिट्स में भी डील करना होता है। मैथ्स का मैग्नीट्यूड, अगर मैथ्स में आप बोलेंगे 5 और 500 तो आप बोलेंगे 500 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। समझ रहे हैं? लेकिन फिजिक्स में बोलेंगे 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर तो क्या बोलेंगे आप? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अंतर समझ रहे हैं? मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। फिजिक्स में नंबर अकेला नहीं होता, नंबर के साथ यूनिट भी होती है। वही मैथ्स में हम ज्यादातर अकेले नंबर्स को डील कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो वो जो नोट्स में लिखा हुआ है उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज लिखेंगे, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ यूनिट। मींस if we will do unit conversion then number will change but magnitude will not change। लिखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन, लिखेंगे उस बात का। if we do unit conversion, if we do unit conversion, if we do unit change, if we do unit change of a physical quantity, if we do unit change of a physical quantity, then number will change, number will change, but magnitude will remain constant, but magnitude will remain constant, but magnitude will remain constant। ठीक है? तो मतलब N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर यूनिट चेंज हो गई U1 से U2 में तो नंबर चेंज हो गया N1 से N2 में, लेकिन N1 का U1 के साथ मल्टीप्लीकेशन और N2 का U2 के साथ मल्टीप्लीकेशन इक्वल रहेगा। 5 सेंटीमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर को आप पढ़ेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर बेटा। 5 मीटर को कैसे पढ़ेंगे आप? 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, इट इज 5 टाइम्स 1 मीटर। वहीं 500 सेंटीमीटर को आप क्या पढ़ेंगे? 500 टाइम्स 1 सेंटीमीटर। तो क्या 5 और 500 बराबर हैं? नहीं, 5 और 500 नंबर बराबर नहीं है, लेकिन 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर बराबर हैं क्या? 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर एग्जैक्टली सेम बात है। ये समझे क्या? यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं। यूनिट इज द सेट स्टैंडर्ड इन हुज मल्टीपल्स वी विल एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। उसी बात को यहां लिखा हुआ है थियरी में। तो आगे बढ़ते हैं। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, देयर वर एंड स्टिल आर different system of units, but scientists in study of science we will use a single system of unit। हर कंट्री में सेम सिस्टम ऑफ यूनिट साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। वो रशियन साइंटिस्ट हो, अमेरिकन साइंटिस्ट हो, यूरोपियन साइंटिस्ट हो, इंडियन साइंटिस्ट हो,
अफ्रीकन साइंटिस्ट हो, कहीं का भी साइंटिस्ट है, वो एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, प्रेजेंटली भी हैं। तो जो कॉमन वर्ल्ड में सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एफपीएस इंग्लैंड में यूज होता है, यूरोप में भी काफी जगह यूज होता है। सीजीएस यूरोप में ज्यादा यूज होता है ये। एमकेएस यूएस में ज्यादा यूज होता है अभी भी। एंड चौथा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टमे डे इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म फ्रेंच में है। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टमे डे इंटरनेशनल। फ्रेंच वर्ड है, बट इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्रेंच में बोलेंगे सिस्टमे डे इंटरनेशनल यूनिट, और इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये जो 4 सिस्टम ऑफ यूनिट आपके सामने है, इसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ये है, बट औरों के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। तो एफपीएस सिस्टम या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, F stands for foot, P stands for pound, S stands for second. Foot, pound, second system of unit. Foot is the unit of length. Foot या feet is the unit of length. Pound is a unit of mass. S second is a unit of time. तो इंग्लैंड में, ब्रिटिश में ये यूनिट का सिस्टम बहुत कॉमन था। अभी भी डे टू डे लाइफ में वो इसी सिस्टम को यूज करते हैं। वहां लेंथ को मेजर किया जाता है तो फिट्स और इंचेस में मेजर किया जाता है। आपको इंच और फीट में रिलेशन तो पता है ना? 1 फीट इज हाउ मेनी इंच? 12 इंच, पता है ना? और वेट के लिए या मास मेजर करने के लिए अभी भी पाउंड यूज किया जाता है वहां, सब्जियां खरीदने के लिए। और टाइम के लिए तो सेकेंड। टाइम के लिए दुनिया में हर जगह सेकेंडरी बेस सिस्टम है, लेकिन मास और लेंथ का फर्क पड़ जाता है अलग अलग जगह। सीजीएस, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज अभी भी सीजीएस सिस्टम को यूज करती हैं। सीजीएस में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। इसको गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता है, इन नेम ऑफ चार्ल्स फ्रेडरिक गॉस, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एवर। तो उनके ऑनर में गॉसियन सिस्टम भी बोला जाता है, उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया था। एमकेएस सिस्टम में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ये अमेरिका में ज्यादा यूज होता था, अभी भी यूज होता है। इंडिया में भी एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट था बेटा, बट वो इन चारों में से कोई भी नहीं है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अमेरिकन सिस्टम ही अपना लिया। ब्रिटिश क्यों नहीं अपनाया? तो ब्रिटिश से तो आजाद हुए थे ना, इंग्लैंड ने राज किया था ना इंडिया पे, तो उनसे आजाद हुए थे, तो उनका सिस्टम फॉलो नहीं किया। किसका सिस्टम फॉलो किया? यूएस में जो यूज हो रहा था। तो एमके सिस्टम हमने इंडिया में आफ्टर 1947 अडॉप्ट कर लिया डे टू डे लाइफ में। लेकिन ये तीनों सिस्टम जो है ना बेटा, ये केवल मास लेंथ टाइम के सिस्टम है। इनमें केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो? भाई फीट, सेंटीमीटर या मीटर, ये लेंथ की यूनिट्स हैं। पाउंड, ग्राम और किलोग्राम, ये मास, और सेकेंड टाइम। तो ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी वो केवल मास, लेंथ और टाइम थी। बट साइंटिस्ट को दिखा कि केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का नंबर बढ़ाया
और 3 से बढ़ा के क्या कर दिया उसको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की 1932 में। उससे पहले तक ये सिस्टम प्रेवलेंट थे इवन इन साइंटिफिक वर्ल्ड। साइंटिफिक वर्ल्ड में भी जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो ये यूज करते थे, यूरोपियन साइंटिस्ट, यूरोपियन रशियन साइंटिस्ट ये यूज करते थे, वहीं ब्रिटिश साइंटिस्ट ये यूज करते थे। बट 1932 के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करेंगे और उस यूनिट के सिस्टम का नाम दिया गया SI, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम डे इंटरनेशनल। और उन्होंने फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का नंबर 3 से बढ़ा के 7 कर दिया। तो कौन सी है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? याद रखनी बेटा रट्टा मार के। मास, लेंथ, टाइम तो है ही, जो पहले से 3 स्टैब्लिश थी, बट ये इनफ नहीं है दिखा उनको, तो केवल इन 3 के बेसिस पे बाकी सबको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो और 4 ऐड की। बाकी 4 कौन सी ऐड की उन्होंने? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसके साथ साथ ये भी डिफाइन किया कि हम साइंटिस्ट लेंथ की कौन सी यूनिट को यूज करेंगे, क्योंकि एक सिंगल यूनिट तो है नहीं एक फिजिकल क्वांटिटी की। भाई लेंथ की इंग्लैंड में अलग, यूरोप में अलग, यूएस में अलग यूनिट यूज हो रही थी। तो 1932 के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि लेंथ के लिए दुनिया का हर साइंटिस्ट कौन सी यूनिट को यूज करेगा? मीटर। मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये MKS सिस्टम ही हो गया, MKS सिस्टम ही हो गया ना ये एक तरीके से, जो अमेरिका वाले यूज कर रहे थे। क्या लगता है आपको ऐसा क्यों किया होगा साइंटिस्ट ने? भाई किसी और को भी ले सकते थे, SI वाले FPS ले लेते, CGS ले लेते, MKS क्यों? या फिर M यहां से ले लेते, G यहां से ले लेते, या पाउंड यहां से ले लेते, मीटर यहां से ले लेते। लेकिन उन्होंने MKS सिस्टम को ही यूज किया SI वालों ने। रीजन उसका है कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री हो गई थी तब। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कौन जीता वर्ल्ड वॉर 1? एक तरीके से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ वर्ल्ड वॉर 1 को? वर्ल्ड वॉर 1 का US को, अमेरिका को। और सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? यूरोपियन कंट्रीज को। इंग्लैंड भले ही जीती लेकिन नुकसान हुआ उसे भी। जर्मनी तो हारी। पता है ना वर्ल्ड वॉर 1? थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है, नहीं पता आपको? 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो विनर कंट्रीज थी उनमें से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? US को, अमेरिका को। तो अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री बन गई। उससे पहले इंग्लैंड सबसे पावरफुल कंट्री थी वर्ल्ड में, बट उसके बाद अमेरिका बन गई। तो साइंटिस्ट ने भी इसको फॉलो किया, फिर जो पावरफुल होता है उसे ही फॉलो करते हैं ना। तो साइंटिस्ट ने भी अमेरिकन सिस्टम को फॉलो किया। बट इन 3 के अलावा बाकी 4 की यूनिट्स भी सेट की गई। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या सेट की गई? केल्विन। करंट की एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ये सेट की गई। इन 7 में से ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में हम आगे बात नहीं करने वाले बेटा, कभी बात नहीं करेंगे पूरे 2 साल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नाम नहीं आएगा कहीं, कोर्स में नहीं है हमारे। उससे रिलेटेड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे कोर्स में नहीं है, बट बाकी 6 का यूज करते रहेंगे हम। अभी से लेकर दिवाली तक जो चैप्टर्स होने वाले हैं उनमें केवल पहले 3 ही यूज होंगे, केवल मास, लेंथ, टाइम। हाँ, UND चैप्टर में हम बाकियों का भी यूज सीखेंगे, बट अभी से लेकर दिवाली तक जो चैप्टर होने वाले हैं
उनमें केवल कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज यूज होने वाली हैं, कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम। अभी से लेकर दिवाली तक ना हम टेम्परेचर की बात करेंगे ज्यादा, ना करंट की बात करेंगे, ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे फिजिक्स में, केवल मास, लेंथ, टाइम की बात करने वाले। तो दिवाली के बाद जो चैप्टर होगा उसमें टेम्परेचर शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर का यूज शुरू हो जाएगा एमएलटी के साथ साथ। और 12th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट आएगा, और दिवाली के बाद ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज भी हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में तो इमीडिएटली हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज, पहला चैप्टर ही उस पर बेस्ड है पूरा का पूरा। तो ये एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई बेटा, एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे फिजिक्स की तो एनसीईआरटी में ये अच्छी सी टेबल बनी हुई है, टेबल 2.1 है ये एनसीईआरटी के। तो इस टेबल में ये जो सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एसआई के द्वारा डिफाइन की गई हैं वो हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उनकी यूनिट्स जो यूज करनी है वो सब भी मेंशन्ड हैं, उनके सिंबल्स, यूनिट के सिंबल्स भी मेंशन्ड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर यूनिट की डेफिनेशन दी हुई है। 1 मीटर की डेफिनेशन ये है, 1 kg की डेफिनेशन ये है, 1 सेकेंड की डेफिनेशन, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, 1 केल्विन की डेफिनेशन, 1 मोल की डेफिनेशन एंड 1 कैंडेला की डेफिनेशन। एक एक करके पढ़ना शुरू करिए बेटा। सबसे पहले 1 मीटर की डेफिनेशन पढ़िए, नोट्स में लिखा होगा, सामने बोर्ड में भी जो दिख रहा है। 1 मीटर की डेफिनेशन कैसे है बेटा, 1 मीटर कैसे डिफाइंड है, पढ़िए जरा। रट्टा नहीं मारना है, केवल पढ़ने को बोल रहा हूं, वैल्यूज को रट्टा नहीं मारना है, केवल पढ़ने को बोल रहा हूं। हाउ इज 1 मीटर डिफाइंड? 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1 meter is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second। और ये डेफिनेशन दी गई थी 1983 में। क्या इसका ये मतलब है 1983 से पहले मीटर था ही नहीं? हाँ, मीटर तो था। एसआई वालों की मीटिंग हुई थी 1932 में, मीटर की ये डेफिनेशन आई है 1983 में। क्या 1932 से पहले मीटर नहीं था? 1932 से भी पहले मीटर था, अमेरिकन यूज कर रहे थे मीटर को, और भी बहुत सारी कंट्रीज यूज कर रही थी मीटर यूनिट को। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है और ये ऐसे ही क्यों डिफाइंड है? और 1932 से पहले या 1983 से पहले मीटर कैसे डिफाइंड था? व्हाट वाज 1 मीटर डिफाइंड, पता है बेटा आपको? ये पता है क्या? वन मीटर कैसे डिफाइंड था इस डेफिनेशन से पहले? मीटर एग्जिस्ट तो करता था ना इससे पहले भी, तो कुछ तो डिफाइन किया होगा। तो हाउ वाज 1 मीटर डिफाइंड बिफोर दिस डेफिनेशन? तो इस डेफिनेशन से पहले 1 मीटर जो डिफाइंड था बड़ा ही अजीब था, इससे भी ज्यादा अजीब। 1 मीटर वॉज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ पेरिस टू नॉर्थ पोल डिवाइडेड बाई 10 लाख। कौन मेजर करेगा ये डिस्टेंस को? और पहली बात, सेंटर ऑफ पेरिस क्या है? सेंटर ऑफ पेरिस से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 10 लाख। ये डेफिनेशन थी। ये कोई अच्छी डेफिनेशन है क्या? ये अच्छी डेफिनेशन नहीं है, बल्कि लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स, बहुत ही आर्बिट आर्बिट डेफिनेशन थी। एक डेफिनेशन थी, एक यूनिट थी लेंथ की, सुना है नहीं सुना आपने, पता नहीं, फरलॉन्ग। सुना है क्या ये नाम इससे पहले कभी? फरलॉन्ग नहीं सुना? 1 फरलॉन्ग, 2 फरलॉन्ग, 10 फरलॉन्ग।
क्योंकि गायब हो गई अब यूज नहीं होती ना, इसलिए नाम नहीं सुना उसका आपने। बट फ्रांस में 1700 के अराउंड में ये यूनिट बड़ी कॉमन थी, फरलॉन्ग। क्या थी फरलॉन्ग, कैसे डिफाइन थी? फरलॉन्ग थी द डिस्टेंस बिटवीन, जो फरलॉन्ग, वन फरलॉन्ग डिफाइन था, इट वाज डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ नोज एंड टिप ऑफ थंब ऑफ आउटस्ट्रेच्ड हैंड ऑफ किंग लुई 16। तो किंग लुई 16 के नाक और अंगूठे के बीच का जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस डिफाइन था वन फरलॉन्ग। अब क्या ये अच्छी डेफिनेशन थी? जब किंग मर जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे कि यही एक वन फरलॉन्ग है? तो इस तरीके से बहुत आर्बिट आर्बिट डेफिनेशन दी गई थी अलग अलग यूनिट्स। तो इस ट्रेंड को साइंटिफिक वर्ल्ड, अब साइंस में चीजें आर्बिट पसंद नहीं की जाती ना, आर्बिट चीजें, आर्बिट्री चीजें पसंद नहीं की जाती, अच्छी से डिफाइंड चीजें पसंद की जाती हैं जो अच्छे से डिफाइंड हो। तो मीटर चला आ रहा था पहले से, सेकंड भी चला आ रहा था पहले से, किलोग्राम भी चला आ रहा था पहले से, बट उनकी अच्छी डेफिनेशन नहीं थी। तो उनकी अच्छी डेफिनेशन दी गई साइंटिस्ट के द्वारा, विच वर बेस्ड ऑन सम कॉन्स्टेंट्स ऑफ यूनिवर्स, ताकि हम बार बार जरूरत पड़े तो उसको रेप्लिकेट कर सकें। अब 1 मीटर was 1/10 lakh the distance between center of Paris to नॉर्थ पोल। मजे की बात है, नॉर्थ पोल शिफ्ट होता रहता है, नॉर्थ पोल खुद चेंज होता रहता है, सेंटर ऑफ द पेरिस कहां पर है वही नहीं पता हमको। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती रहती हैं, सेंटर ऑफ पेरिस भी शिफ्ट हो गया कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए अगर ऐसा हो गया तो मीटर की लेंथ चेंज हो जाएगी, तो ऐसा ना हो इसके लिए ये डेफिनेशन दी गई हैं अलग अलग यूनिट्स, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की 7 यूनिट्स की अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। मीटर की डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन, सेकंड की डेफिनेशन, करंट एम्पियर की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल की डेफिनेशन, केल्विन की डेफिनेशन और कैंडेला की डेफिनेशन। सातों डेफिनेशंस को पढ़िए बेटा अभी, और मुझे बताइए इनमें से कौन सी ऑड वन आउट है। एक इनमें से ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट। सातों को पढ़िए और मुझे बताइए कि ऑड वन आउट कौन सी है, ऑड वन आउट कौन सी है। समझ रहे हैं क्या क्या करने को बोल रहा हूं बेटा? सातों को पढ़िए और सातों की डेफिनेशंस पढ़िए और बताइए ऑड वन आउट कौन सी है इन सातों में से। रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूं बेटा, ठीक है? क्या है बेटा, क्यों ऑड वन आउट है वो? हम्म, पहचानिए बेटा ऑड वन आउट को। किलोग्राम की यूनिट ऑड वन आउट है, किलोग्राम की डेफिनेशन ऑड वन आउट है। क्यों है वो ऑड वन आउट, बाकियों से क्या डिफरेंट है किलोग्राम की डेफिनेशन का? बाकी यूनिट्स की डेफिनेशन से ऑड वन आउट है ना वो, क्या डिफरेंस है? यूनिवर्सल कांस्टेंट्स की मदद से डिफाइन नहीं हो रही है, ऐसी चीजें जो समय के साथ ना बदलें। बाकी सारी यूनिट्स की डेफिनेशन उन चीजों पर बेस्ड है जो समय के साथ चेंज नहीं होंगी। मतलब आप आज मेजर करें, 100 साल के बाद मेजर करें, वो एज इट इज रहेंगी।
जैसे मास की यूनिट देखिए किस यूनिवर्सल कांस्टेंट पर बेस्ड है, मास की यूनिट स्पीड ऑफ लाइट पर बेस्ड है, और स्पीड ऑफ लाइट कभी नहीं बदलने वाली। अर्थ खत्म हो जाए, सन खत्म हो जाए, तब भी नहीं बदलने वाली स्पीड ऑफ लाइट। तो मीटर की डेफिनेशन, 1 मीटर की डेफिनेशन स्पीड ऑफ लाइट पर बेस्ड है, विच इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। वहीं सेकंड की डेफिनेशन बेस्ड है एक सीजियम 133 एटम के हाइपरफाइन लेवल्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कितने टाइम में कितने ट्रांजिशन होंगे, इस पर बेस्ड है। ये भी समय के साथ चेंज नहीं होने वाला, ये भी चेंज नहीं होने वाला। सीजियम 133 एटम हमेशा वही रहेगा, उसके हाइपरफाइन, 2 हाइपरफाइन लेवल्स वही रहेंगे। वो होता क्या है हाइपरफाइन लेवल्स, उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो डिटेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बदलने तो नहीं वाले ना। एम्पियर, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मैग्नीट्यूड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये हम सीखेंगे 12th क्लास में। ये है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर्स के पर बेस्ड है, वो भी समय के साथ नहीं बदलने वाली। वैक्यूम में आपने 2 करंट कैरिंग वायर्स रखी हैं, उनमें 1 एम्पियर का करंट दौड़ाया है, तो उनके बीच लगने वाली फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। केल्विन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है सीखेंगे हम जब हीट चैप्टर आएगा, बट वो भी समय के साथ नहीं बदलने वाला, हमेशा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सेम रहने वाला है, तो उस पर बेस्ड है केल्विन। मोल, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम which contain as many elementary entities as there are in 12 gram of carbon, 0.012 किलोग्राम मतलब 12 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन के, उतनों को 1 मोल डिफाइंड किया गया है, वो कभी नहीं बदलने वाला समय के साथ। और सिमिलरली कैंडेला, कैंडेला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन किलोग्राम की यूनिट को क्या नाम दिया, क्या डिफाइन किया गया बेटा, पढ़िए उसकी डेफिनेशन क्या है। किलोग्राम की डेफिनेशन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, अ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर kept at International Bureau of Weights and Measure at Sèvres near Paris, France। और ये किया गया था 1889 में, मतलब 1932 से भी पहले। 1932 में तो SI सिस्टम आया, और उससे भी पहले ये डिफाइन कर दिया गया था, और तब से अब तक यही डेफिनेशन चली आ रही है। बाकी सारी डेफिनेशंस का टाइम देखिए बेटा, इसका है 1983, इसका है 1967, इसका है 1948, इसका 1967, इसका 1971, इसका 1979, इन सब का टाइम 1932 के बाद का है। लेकिन केजी की डेफिनेशन 1889 में ही दे दी गई थी, और ये डेफिनेशन किसी यूनिवर्सल कांस्टेंट पर बेस्ड नहीं है। क्या क्या कोई पक्का गारंटी है कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर में से मास कभी बाहर नहीं निकलेगा, उसमें वियर एंड टियर नहीं होगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वैसे कोशिश की जाती है कि ऐसा ना हो, उसको एक एयर टाइट वैक्यूम जार में रखा जाता है, एक वैक्यूम जार है, उसके अंदर वो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय ये रखा गया है ताकि, और वो जार भी एयर टाइट है, मतलब बाहर से हवा नहीं आ सकती, तो उससे मैटर बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन तब भी क्या इस बात की गारंटी है कि उस जो लाइट उस पर गिर रही है, क्या वो उसके मास को अफेक्ट नहीं करेगी? वो अफेक्ट करती है उसके मास को। बल्कि अभी 4-5 साल पहले इस प्लेटिनम इरिडियम एलॉय को निकाला गया वहां से, इतने 100 सालों के बाद, 100 से भी ज्यादा सालों के बाद इसको खोला गया जार, तो मेजर किया गया तो 1 किलो से कम आया। एक्चुअल में जो 1 किलोग्राम है उससे कम आया, जो प्रेवलेंट है 1 किलोग्राम उससे थोड़ा सा कम आया, थोड़ा सा ही कम आया, लेकिन कम आया, क्योंकि उसमें से कुछ एटम्स निकल गए होंगे इतने लंबे टाइम पीरियड। तो किलोग्राम के लिए हमने फिर अच्छी डेफिनेशन क्यों नहीं दी?
किलोग्राम की अच्छी डेफिनेशन नहीं है ना, अच्छी डेफिनेशन उसे बोला जाएगा जो समय के साथ चेंज ना करे, बट किलोग्राम की अच्छी डेफिनेशन नहीं है। रीजन देगा कोई क्यों नहीं है किलोग्राम की अच्छी डेफिनेशन? बाकी सबकी अच्छी डेफिनेशन है, अच्छी मतलब वो वेरी नहीं करेगी टाइम या प्लेस के साथ, बट किलोग्राम की यूनिट की अच्छी डेफिनेशन नहीं है। तो बताएगा बेटा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? भाई मास बहुत कॉमनली यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटी है, किलोग्राम बहुत कॉमनली यूज होने वाली यूनिट है बेटा, बट तब भी किलोग्राम की हमने अच्छी डेफिनेशन नहीं दी है। अभी हाल के टाइम में काम चल रहा है इस पर, पता आपको, किलोग्राम की अच्छी यूनिट देने का। किसका? हाँ हाँ हाँ। तो क्यों तो फिर हम किसी और डेफिनेशन पर बेस दे दें जिस चीज का मास कांस्टेंट रहे। हाँ तो वही तो, क्यों मास की जो यूनिट है किलोग्राम, उसकी डेफिनेशन उतनी अच्छी नहीं है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट पर बेस क्यों नहीं है? और ये पूरा खेल है बेटा कि मास कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट। ये बात पता है आपको? स्पीड के साथ पार्टिकल्स का मास चेंज करता है। मतलब कोई पार्टिकल है, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, फिर उसी पार्टिकल की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, तो उसका मास बदल जाएगा। मास स्पीड के साथ बदल जाता है। ये बात तब तक पता नहीं थी, ये बात किसने बताई सबसे पहले हमको? आइंस्टाइन ने, 1905 के अराउंड में, जब उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई तब जाके ये बात पता चली। बिल्कुल नहीं, वो नहीं। m इजिकल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इजिकल टू एम सी स्क्वायर कुछ अलग चीज है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वह m इजिकल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब मास ऑफ इवन अ सब एटॉमिक पार्टिकल like electron, proton and neutron, it is also not constant। जब उन्हीं का मास कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट रहने का मतलब ही नहीं है। किसके साथ कांस्टेंट नहीं है? स्पीड के साथ कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग स्पीड पे अलग अलग मास एक्वायर कर लेता है कोई गिवन पार्टिकल, समझ रहे हैं? तो मास को हम अभी भी समझ नहीं पाए अच्छे से। बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को हम काफी अच्छे से समझते हैं, बट मास अभी भी हमारे लिए मिस्ट्री है, अभी भी मिस्ट्री है, प्रेजेंट टाइम में भी पूरा अच्छे से मास को समझ नहीं पाए हम। 1905 में बताया आइंस्टाइन ने कि उससे पहले तक क्या समझाता था, जो 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 अभी तक आप समझते आए हैं कि मास डज नॉट चेंज विद स्पीड। तो 1905 से पहले यही समझा जाता था, लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चला कि ऐसा नहीं है, और उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिले। फिर ऐसा नहीं है केवल हवा में बात कर दी उन्होंने, उसको एक्सपेरिमेंटली बार बार प्रूव किया गया कि वो बात सही है, स्पीड के साथ पार्टिकल का मास चेंज करता है। इस वजह से मास की यूनिट की अच्छी डेफिनेशन नहीं है। अब ये कोई थियरी वगैरह का पार्ट नहीं है, जस्ट मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो कभी, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है बेटा? 7। इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं पहले। सप्लीमेंट वर्ड का मतलब जानते हैं बेटा? सप्लीमेंट, इंग्लिश का वर्ड सप्लीमेंट सुना है इससे पहले कभी? सप्लीमेंट अब सुना है इससे पहले सप्लीमेंट वर्ड?
टेस्ट, कोई भी टेस्ट पेपर लिखते हैं तो एक्स्ट्रा पेपर मांगते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सप्लीमेंट। नहीं सुना? तो सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा। सप्लीमेंट वर्ड का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी। तो दो, सात के अलावा दो एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की गई है, दो सप्लीमेंट्री सपोर्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की गई है। अदर देन 7 and 2, ऑल अदर विल बी कॉल्ड डिराइव्ड। तो कौन सी वो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं? तो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पहली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। तो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, क्या क्या नाम है बेटा इनके? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आपने पढ़ा है, सॉलिड एंगल नहीं पढ़ा है अभी तक, बट प्लेन एंगल आप बचपन से पढ़ते आए हैं, मैथ्स में भी पढ़ते आए, नहीं पढ़ते आए हैं? एंगल समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल? एंगल कब बनता है ज्योमेट्री में? कब एंगल फॉर्म होता है? जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तब फॉर्म होता है एंगल। दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर एक सर्कुलर आर्क के एंड्स को मैं जब सेंटर ऑफ द सर्कल से कनेक्ट करता हूं, तो जो वो सर्कुलर आर्क का एंगल बोलते हैं हम उसको, जानते हैं ये? when two lines intersect at a point, then an angle is formed between them. बट हम अच्छे से मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे बेटा इसकी, प्लेन एंगल की अच्छी डेफिनेशन देंगे। तो प्लेन एंगल की अच्छी डेफिनेशन छुपी हुई है सर्कल्स में। तो अगर ये सर्कल इमेजिन करूं मैं, ये एक सर्कल है और ये कोई दूसरा सर्कल है, दोनों सर्कल कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक वर्ड का मतलब समझते हैं बेटा? दोनों का सेंटर सेम है। तो अगर दोनों कंसेंट्रिक हैं, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की उनके सेंटर से पास होती हुई, और ये एक दूसरी लाइन ड्रॉ की उन दोनों के सेंटर से, जो कॉमन सेंटर है उनका, वहां से पास होती हुई। ये दो लाइनें दिख रही हैं बेटा? दो लाइनें दिख रही हैं। तो ये दोनों लाइनें दो आर्क कट कर रही हैं इन दो सर्कल्स का। छोटे वाले सर्कल में ये आर्क कट हुआ, और बड़े वाले सर्कल में ये आर्क कट हुआ। देख रहे हैं क्या? मान लेते हैं छोटे वाले सर्कल में ये आर्क लेंथ है L1, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है R1। वहीं बड़े वाले सर्कल में ये आर्क लेंथ है L2, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है R2। तो मजे की बात क्या दिखती है? मजे की बात दिखती है L1 L2 के बराबर है क्या? कौन बड़ा है? L2 बड़ा है, ऑब्वियसली L2 बड़ा है। R1 R2 के बराबर है क्या? कौन बड़ा है? R2 बड़ा है। लेकिन जो मजे की बात नजर आती है यहां, वो नजर आती है कि L2 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल कट बाई टू लाइन्स कम्स आउट टू बी इक्वल। और इसी रेशियो को डिफाइन किया जाता है एंगल, प्लेन एंगल। मैं इसको थीटा लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थीटा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हाउ इज प्लेन एंगल डिफाइंड बेटा? प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल दिमाग में, मैथ्स के लिए भी फिजिक्स के लिए भी, दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक शायद आपने ऐसे नहीं देखा होगा प्लेन एंगल। अभी तक आपने प्लेन एंगल केवल ऐसे रट्टा मारा होगा कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, ठीक है ना? कितना एंगल होता है पूरे सर्कल में? 360 डिग्री। कभी सवाल किया क्यों 360 क्यों? 400 क्यों नहीं?
ये 100 क्यों नहीं, या 1000 क्यों नहीं, 360 क्यों? कभी ये सवाल किया बेटा आपने? बस रट्टा मार लिया बचपन से, रट्टा मार लिया ना बचपन से। स्कूल में बताया, स्कूल में बताया होगा ना कभी आपको? कौन सी क्लास में बताया सबसे पहले कि सर्कल में एंगल 360 डिग्री होता है? कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? 4th 5th 6th? कब कब बताया था? 4th 5th के आसपास बता दिया गया था। तब तो इतनी अकल ही नहीं होती कि सवाल कैसे करेंगे, बस बता दिया तो बता दिया। 360 क्यों? क्या खासियत है 360 नंबर की? जो 360 लिया उससे अच्छे नंबर नहीं है क्या हमारे पास? हाँ, 360 से अच्छा कोई नंबर नहीं है क्या? हाँ, 400 बहुत अच्छा नंबर है, 100 भी बहुत अच्छा नंबर है, 1000 भी अच्छा नंबर है। हाँ बेटा, बैठे बैठे रहे। क्या क्या कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उससे भी ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो? तो क्या हो गया? अच्छा, ऐसे कोई दूसरे नंबर नहीं है जो एग्जैक्टली उतनों से डिविजिबल हो? 720 ले लेते। हाँ, 720, 720, 360 जिनसे डिविजिबल है, सबसे डिविजिबल होगा 720, होगा नहीं होगा? और 360 से भी डिविजिबल है। हाँ बेटा, पहली बात तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन समझे। ये प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन है प्लेन एंगल, बट आपने अभी तक ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी। पढ़ी थी क्या? ये डेफिनेशन अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी। आप अभी तक एंगल को कैसे पढ़ते आए हैं बेटा? 4th 5th क्लास के बाद से कैसे पढ़ते आए हैं कि इस पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट का एंगल 1 डिग्री है, तो पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट का एंगल, 1/4 पार्ट का एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। पता है ये परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल कितना? 100 क्यों नहीं, 400 कर देते तो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल फिर कितना हो जाता? 100। 90 ज्यादा अच्छा नंबर है, 100 ज्यादा अच्छा नंबर है? हाँ, कौन सा ज्यादा अच्छा नंबर लग रहा है? 90, 90 ज्यादा अच्छा नंबर है, 100 नहीं अच्छा नंबर है। अगर बचपन से आपको पढ़ाया होता कि दो लाइंस के बीच का एंगल 100 डिग्री, परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल 100 डिग्री होता है, तो कोई दिक्कत होती? वही रट्टा मार लेते आप। 90 100 में अच्छा नंबर कौन सा है? ज्यादा ज्यादा सुंदर नंबर कौन सा है? 100 नहीं है ज्यादा सुंदर? नहीं, 90 ज्यादा सुंदर है। हाँ, 100 नहीं है अच्छा अच्छा नंबर भाई। 1 के आगे 2 जीरोस लगते हैं, वहां 9 होता है, एक ही 0 होता है। तो प्लेन एंगल का पूरे सर्कल का एंगल, पूरे सर्कल का एंगल डिफाइन किया जाता है 360 डिग्री। क्यों 360? क्यों? इसके पीछे एक कहानी पता है आपको? कभी सुनाई नहीं गई आपको इसके पीछे की कहानी? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। सबसे पहले बताइए मुझे, ये 360 डिग्री पूरे सर्कल का एंगल होता है, ये सबसे पहले किसने बोली ये बात? कहां से निकल के आई ये बात? पता है आपको? बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट 500-600 बिफोर क्राइस्ट ये बात निकल के आई। 500-600 बिफोर क्राइस्ट, मतलब समझ रहे हैं, अभी से 2500-3000 साल पहले ये बात निकल के आई। और कहां से निकली? सबसे पहले किसके दिमाग में ये आइडिया आया कि 360 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए सर्कल को? तो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम तो नहीं है, क्योंकि उस वक्त की हिस्ट्री इतनी क्लियर भी नहीं है, बट ये बात पक्की है कि ये बात सबसे पहले निकल के आई
इजिप्शियन सिविलाइजेशन से। इजिप्ट जानते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिन्होंने पिरामिड बनाए बड़े बड़े, काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो, अगर एंशियंट टाइम में बात करें तो काफी एडवांस थे इजिप्शियंस। तो इजिप्शियन ने सबसे पहले बात करी सर्कल के कंप्लीट एंगल के बारे में। उन्होंने सबसे पहले बोला कि सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, या पूरे सर्कल को मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। क्यों 360 क्यों? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि इजिप्शियंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ का पार्ट था और है, वो है रिवर नाइल। नाइल जानते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर का क्रेडिट भी जाता है नाइल को, वर्ल्ड की। बिगेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। बिगेस्ट कौन सी है? अमेजॉन है। सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट जो है वो किसमें है? अमेजॉन में है, जो कि साउथ अमेरिका में बहती है, ब्राजील और बाकी कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज के थ्रू। बट नाइल को लॉन्गेस्ट रिवर का क्रेडिट जाता है, जो सेंट्रल अफ्रीका से इजिप्ट और बाकी कंट्रीज से होते हुए नॉर्थ अफ्रीका में समुद्र में मिलती है। बताइए आपको। तो इजिप्शियंस के लिए नाइल रिवर बहुत ही सेक्रेट थी, पूजा करते थे बल्कि उसकी। इंडिया में भी पूजा करते हैं नदियों की पहले से, वहां भी पूजा करते थे रिवर नाइल की, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। और सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन वाटर सोर्सेज के अराउंड ही बनी थी। इजिप्शियन है, इंडियन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, या मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी जो ईरान इराक वाला इलाका है, या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन थी। चाइनीज सिविलाइजेशन यांगजी रिवर के बैंक्स पे थी, और मेसोपोटामिया किस रिवर के बैंक्स पे थी पता है? हाँ, नहीं पता, हिस्ट्री में पढ़ाते नहीं है आजकल। हाँ, चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन किस रिवर के बैंक पे थी? इंडस और बाकी 5 नदियां और हैं, सतलज, ब्यास, रावी, है ना? फिर वो मिलके इंडस बनाती हैं। तो नाइल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट थी इजिप्शियंस के लिए। तो नाइल को वो ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते थे लगातार। तो नाइल को जब वो ऑब्जर्व करते थे तो नाइल में होती थी फ्लडिंग। फ्लडिंग बहुत कॉमन फिनोमिना है, फ्लड्स आते हैं। तो नाइल की फ्लडिंग को जब वो ऑब्जर्व करते थे तो उन्होंने एक बात देखी कि हर 360 दिनों के बाद अप्रोक्सीमेटली फ्लड रिपीट होते हैं। ये उनको पता नहीं था 360 दिनों के बाद क्यों होते हैं, अब हमको पता है क्यों होते हैं करीब 360। अब 360 भी एग्जैक्ट नहीं था, कभी वो दिन 364 हो जाता था, कभी 355 हो जाता था, कभी 362 हो जाता था, कभी 359 हो जाता था। लेकिन अब हमको पता है कि क्यों अप्रोक्सीमेटली 360 डेज के बाद नाइल में फ्लडिंग रिपीट होती होगी। क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज? 365 डेज। पता है सीजन्स वगैरह किस वजह से आते हैं? इसी रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं। साइकिल जो रिपीट होती हैं इसी रेवोल्यूशन की वजह से रिपीट होती हैं। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब हमें पता है, उस वक्त ही पता था ना। उस वक्त तो क्या सोचते थे लोग? सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व नहीं करती है, सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और 1700 तक तो यही सोचते थे पूरी दुनिया के लोग, अदर देन इंडिया। इंडिया में बहुत पहले से पता था फिर भी, लेकिन पूरी दुनिया के लोग यही सोचते थे कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इजिप्शियंस भी यही सोचते थे। लेकिन ये भी देखा उन्होंने रिवर नाइल में कि हर अप्रोक्सीमेटली 360 डेज के बाद साइकिल रिपीट हो रही है नाइल की फ्लडिंग की।
तो रिपीटिशन के लिए जो ज्योमेट्रिक फिगर उन्होंने बनाया वो था सर्कल। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? रिपीटिशन को। ये एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो फ्लडिंग स्टार्ट हुई, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने सर्कल को? 360 डेज, 360 पार्ट्स में। समझ रहे हैं 360 क्यों? ये 360 इज द क्लोजेस्ट नंबर टू, क्लोजेस्ट गुड नंबर। गुड नंबर मतलब विच इज डिविजिबल बाय मोस्ट ऑफ द नंबर्स टू 365। समझ रहे हैं? तो यहां से आया 360 की, 360 नंबर यहां से आया। बट अब हम आगे से केवल डिग्रीज के बेसिस पे बात नहीं करेंगे। क्या ये अच्छी डेफिनेशन है? ये जो इजिप्शियंस ने डेफिनेशन दी एंगल की कि वी डिवाइड द एंटायर सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन एंगल ऑफ वन सिंगल पार्ट इज 1 डिग्री। ये डेफिनेशन हो गई ना 1 डिग्री की। बट क्या ये अच्छी डेफिनेशन है? नहीं, ये अच्छी डेफिनेशन नहीं है। कोई डिफाइंड मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो मैथमेटिशियन ने एंगल की डेफिनेशन को बेटर किया। ये काम फिजिसिस्ट ने नहीं किया, ये काम मैथमेटिशियन पहले ही कर चुके थे, 1932 से भी पहले कर चुके थे। एंगल को अच्छे से डिफाइन कर दिया था बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो भाई रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल कट बाय 2 लाइंस कम्स आउट टू बी इक्वल। तो इसी रेशियो को उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया था? एंगल। ये प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा एंगल की। इजिप्शियंस के द्वारा दी गई डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे एक नई यूनिट भी डिफाइन की गई। नई डेफिनेशन तो नई यूनिट। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे जो नई यूनिट डिफाइन की गई एंगल की, उसे नाम दिया गया रेडियंस। क्या नाम दिया गया उसे? रेडियंस। और पहले से क्या यूनिट यूज होती आ रही थी एंगल के लिए? डिग्री। जैसे आपने 4th क्लास 5th क्लास से डिग्री पढ़ते आ रहे हैं। बट अब हम किस में बात करने वाले हैं? रेडियंस। बट ऐसा नहीं डिग्री को भूल जाएंगे, डिग्री भी यूज होगा, साथ में रेडियन भी यूज होगा। तो दोनों में इंटर कन्वर्जन करना अच्छे से आना चाहिए बेटा हमको। मैथ्स, फिजिक्स, इवन केमिस्ट्री के लिए भी ये जरूरी है। इंटर कन्वर्जन बिटवीन 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल। कौन सी 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल? रेडियन एंड डिग्री। तो शुरू करें ये कन्वर्जन समझना। तो कंप्लीट सर्कल का कितना एंगल होगा रेडियंस में? तो रेडियंस में अगर बात करें, कंप्लीट सर्कल हो जाएगा सरकमफरेंस ऑफ एंटायर सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। और सरकमफरेंस ऑफ एंटायर सर्कल 2 पाई r होता है, ये पहले से पता है। डिवाइडेड बाय रेडियस, तो कितना आ गया बेटा? 2 पाई। 2 पाई क्या? रेडियन। 2 पाई क्या? रेडियन। तो कंप्लीट सर्कल का रेडियन में कितना एंगल है बेटा? 2 पाई। वहीं डिग्री में कितना एंगल है? 360। मतलब 360 डिग्री शुड बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री शुड बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो जल्दी से आप बता दीजिए 180 डिग्री कितना रेडियन होगा? 180 डिग्री ये वाला एंगल, ये एंगल ना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कितना रेडियन होने वाला है? पाई। भाई डिग्री में आधा होगा तो रेडियन में भी आधा हो जाएगा। 180 डिग्री इज पाई रेडियन। 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन। 90 डिग्री इज पाई बाई 2 रेडियन। 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन। दिख रहा है सबको? और स्पेशल एंगल बोलिए 60 डिग्री। 60 डिग्री कितने रेडियन हो जाएगा? 60 डिग्री देखें तो 60 180 का 1/3 होता है ना। 180 डिवाइडेड बाई 360, तो पाई को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा रेडियंस में? 3 से।
तो 60 डिग्री इज पाई बाई 3 रेडियन। 30 डिग्री बोलिए बेटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 इसका आधा है 60 का, तो पाई बाई 3 का आधा, पाई बाई 6। 120 डिग्री बोलिए बेटा, 120 डिग्री, 120 डिग्री जो है वो 60 का डबल हो जाएगा, 60 पाई बाई 3 होता है, तो 120 डिग्री कितना हो गया बेटा, 2 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, और कुछ एंगल बताइए। अच्छा, कोई बताएगा मुझे 1 डिग्री कितने रेडियन होगा? 1 डिग्री, 1 डिग्री कितने रेडियन होगा? 1 डिग्री कितने रेडियन होगा? 2 पाई बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। भाई 1 डिग्री के लिए इसको 360 से डिवाइड करूंगा तो इधर भी 360 से डिवाइड करूंगा, तो 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन बेटा? पाई बाई 180 रेडियन। अगर 1 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन पता चल गया, अब आप किसी भी डिग्री का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 10 डिग्री का बताइए बेटा, 10 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन? पाई बाई 18 रेडियन। जो तरीका मैं यूज कर रहा हूं, इस तरीके का नाम बताइए मुझे। कैलकुलेशन के लिए जो तरीका यूज कर रहा हूं, इस तरीके का नाम बताइए मुझे। यूनिटरी मेथड सुना है यूनिटरी मेथड? नहीं सुना इससे पहले कभी? सुना है ना बेटा, यूनिटरी मेथड। पहले 1 का रिलेशन निकालते हैं और फिर x का रिलेशन निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड कि भाई 180 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर था, सॉरी 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर था, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, तो 10 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 10, 20 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 20, 25 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 25, 18 डिग्री, 18 डिग्री कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? पाई बाई 10 रेडियन। क्लियर है? तो ये है दो में से एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। नाम क्या है इस क्वांटिटी का? प्लेन एंगल। कल की क्लास में हम करेंगे शुरुआत सॉलिड एंगल्स, सॉलिड एंगल को समझेंगे कल की क्लास में, और फिर आएंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद आएंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।